कैसे हैं आप सब लोग। सो वेलकम टू इन दिस वीडियो। सो गाइस, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स के बारे में। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने सीवीएस के बारे में जाना था, सीवीएस क्या होता है, और सीवीएस में हमने देखा था ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, एंड उसकी पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन हमने देखी थी कैसे जनरेट होता है। ठीक है, तो अगर आपने प्रीवियस पार्ट नहीं देखे हैं तो उनको ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज का लेक्चर जो है उन्हीं प्रीवियस लेक्चर से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो वैसे तो मैंने पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, आई होप आपने पूरी प्लेलिस्ट 1 by 1 सीरीज से देखी होगी। सो चलिए आज शुरू करते हैं एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स। सो आज मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूँ एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स सारी, जितनी भी इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बहुत ही सिंपल है, और मैं यहाँ पे कंसीडर कर रही हूँ कि आपने पहले पार्ट जरूर देखे होंगे सीवीएस के। सो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे अपनी रिटन नोट्स से, मैं आपको दिखाती हूँ कि एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स को पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा हाइपरटेंशन के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो हाइपरटेंशन सबको पता है कि नॉर्मल कितना होता है, और अगर इस नॉर्मल से ऊपर चला जाए तो होता है हाइपरटेंशन, अगर इसी नॉर्मल से नीचे चला जाए तो हाइपोटेंशन हो जाता है, यानी बीपी डाउन हो जाता है। ठीक है, फिर बीपी जब डाउन होता है तो उसकी कॉन्सिक्वेंस अलग होते हैं, तो वो सब चीज़ें हम देखेंगे। तो सबसे पहले आज हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं हाइपरटेंशन। तो हाइपरटेंशन में नॉर्मल है, आपको पता है सिस्टोलिक होता है, डायस्टोलिक होता है। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले जानते हैं सिस्टोलिक क्या होता है। सिस्टोलिक मीन्स, देखो यहाँ पे एक चीज़ आती है ना, आर्टरीज नॉट वेन्स। हमेशा आपको प्रेशर मापना है आर्टरीज में। ठीक है, जो आप बीपी आपने देखा होगा, बीपी की जो मेजरिंग मशीन होती है उसमें आर्टरीज में ही हम देखते हैं कितना प्रेशर लग रहा है। ठीक है, तो ब्लड का प्रेशर जो है वो आर्टरी से ही चेक करते हैं। ठीक है, अब एक और चीज़ ध्यान रखना हमेशा, आर्टरीज में क्या होता है, आर्टरीज के अंदर जैसे मान लो ये आर्टरीज है। ठीक है, मान लो आर्टरीज में जो बीपी है वो 120 mmHg है, ये आपका सिस्टोलिक प्रेशर मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, अब जितनी भी आप मशीन देखते हो ना, बीपी की मेजर करने मशीन जो होती हैं, वो मशीन बेसिकली अगर आप देखो तो वो क्या करती है, बेसिकली सिस्टोलिक प्रेशर को ही मेजर करती है। जो सिस्टोलिक प्रेशर होता है सिर्फ सिस्टोलिक को ही वो मेजर करती है। अगर आप हैंड से, जैसे होता है ना कि ऐसे यहाँ पे हम, आप देखोगे अगर यहाँ पे से चेक करते हैं पहले हम कि आप खुद भी अपना हाथ लगा के देखो, यहाँ पर इस तरह से फिंगर में टच करके देखो आपको, और थोड़ा प्रेस करना है और आपको महसूस होगा यहाँ पे आर्टरी जो है वो आपका पल्स यहाँ पे जनरेट हो रही है। देखो पल्स आपको महसूस हो रही है ना, पल्स चेक करते हैं यहाँ पे। तो अगर आप इसमें क्या करना है, इसी पल्स की हेल्प से हमें देखना है कि कितना बीपी बढ़ा हुआ है। अब ये जो पल्स हमने चेक किया ना, ये आर्टरी से। ठीक है, अब हमें इसी का ही प्रेशर मापना है। ठीक है, अब देखो क्या करते हैं, मान लो आपका नॉर्मल, ये नॉर्मल है, नॉर्मल ये सिस्टोलिक सिर्फ मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि मेजोरिटी टाइम हम सिस्टोलिक को ही मेजर कर सकते हैं। ठीक है, और जब आप मशीन लगाते हो यहाँ पे आप कवर करते हो, पहले तो जो भी हमारा कवर होती है, मान लो ये इंसान है और इसकी ये बाजू है। ठीक है, इंसान है भाई। ठीक है, और ये पूरी ऐसे हाथ, ये हाथ है इसका। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, उसकी इस तरह से वो जो जैकेट होती है इस तरह से पहना देते हैं। ठीक है, जब हमने इसको पहनाया उसके बाद यहाँ से जो हमारी मशीन है बेबी की, तो यहाँ पे इस तरह से मरकरी का एक वो लगा होता है, आपकी 120 50 इस तरह से ऊपर जाता है। ठीक है, और यहाँ पे अपना एक इस तरह से आप इसको करने के लिए, पंपिंग करने के लिए होता है। ठीक है, और डॉक्टर एक तरफ हाथ रखता है, यहाँ पर इस तरफ हाथ लगाता है डॉक्टर। जब यहाँ पे आपका प्रेशर बढ़ेगा तो यहाँ से क्या होगा, आपको एकदम से जो रिदम है, जो आपको पल्स यहाँ पे जनरेट हो रही थी, आपको महसूस हो रही थी, वो आपको महसूस होना बंद हो जाती है जब आप यहाँ पे प्रेशर क्रिएट करते हो। ठीक है, अब एक चीज़ याद रखना, ये आपकी आर्टरी थी। ठीक है, हमेशा हम क्या करते हैं, आर्टरी से जो यहाँ का प्रेशर होता है, यहाँ पे पूरी आपने अगर मशीन नहीं देखी है, थोड़ा मुश्किल आपको यहाँ पे बताना, बट मैं आपको फिर भी स्टिल यहाँ पे बता रही हूँ। और देखो मैं आपको दोबारा से अच्छे से कोशिश करती हूँ बताने की। 120 mmHg ये नॉर्मल इंसान में है, सिर्फ हम सिस्टोलिक को ही कर सकते हैं, इसलिए मैं सिस्टोलिक का बता रही हूँ। 80 भी होता है, लेकिन उसका भी एक जो हम मशीन नॉर्मल आपने देखी है ना, वो सिर्फ सिस्टोलिक को ही बता पाती है। अगर आपके पास स्टेथोस्कोप है तो आप थोड़ा सा इजीली बता सकते हो कि डायस्टोलिक भी इसमें पता चल जाता है, लेकिन थोड़ा मुश्किल होता है फिर भी। अब बाहर हमें प्रेशर रखना होता है mmHg का, ये भी सेम होता है। ठीक है, mmHg ये प्रेशर होता है आपका इस मशीन का, या आप इतना प्रेशर आपको लेके जाना होता है। जैसे वो करते हैं ना, इस तरह से करते हैं, तो जब इस तरह से करते हैं ना, पंप करते हैं ऐसे करके, तो
जब उसको प्रेस करोगे ना तो यहाँ पे आपका 150 तक आपको लेके जाना है, 150 या 160 मतलब अबव ही लेके जाना है, 120 से अबव होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आपका स्टैंडर्ड है, इतना स्टैंडर्ड होता है, नॉर्मल होता है। हमें कैसे पता चलेगा कि भी ये ऊपर जाके पता लगाना पड़ेगा ना, जब हम 150 160 170 मतलब 120 से ऊपर ही लेके जाना है आपको, ठीक है। हाँ, इस मशीन का प्रेस। अब देखो क्या होगा, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, जब अब आप जब इसका प्रेशर बढ़ाओगे ना मशीन का, तो जो आर्टरी है ना ये कॉन्टैक्ट करेगी, ठीक है, तभी आपको यहाँ पे फील नहीं होता है वो, क्योंकि आर्टरी ने कॉन्टैक्ट कर लिया और ब्लड का फ्लो यहाँ पे रुक जाएगा। इस तरह से आर्टरी क्या हो गई, कॉन्टैक्ट कर गई, ठीक है। अब यहाँ पे प्रेशर बढ़ेगा, 120 था पहले, तो 120 से आपका क्या होगा, 50 हो जाएगा, 130 हो जाएगा, 120 से 140 हो जाएगा, 150, इस तरह से प्रेशर बढ़ने लगेगा अंदर आर्टरीज में, ठीक है। तो ये प्रेशर जब जनरेट होगा, अब हम क्या करेंगे, एकदम से मरकरी की जो वो लाइन है, हम धीरे 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 क्या करेंगे, मरकरी के जो पिन है उसको नीचे लेके आएंगे, घुमाएंगे एंटी क्लॉकवाइज। तो जब घुमाएंगे तो मरकरी नीचे आएगा वापस, ठीक है। जब उस मरकरी को ध्यान से देखना, उस नंबर जो पॉइंट है वहाँ पे, ठीक है, नंबर लिखे उस नंबर को ध्यान से देखना उस टाइम पर। जब मरकरी नीचे आएगा तो वहाँ पे आपको देखना है कि वो कहाँ पे आगे, आपको एक साउंड आएगी एकदम से, आपको यहाँ पे ना पल्स दोबारा से एकदम से एक्टिव हो जाएंगे, ठीक है। जितने भी अगर मान लो कि वो पल्स यहाँ पे 130 पे एक्टिवेट हो सकती है, अगर बीपी बड़ा हुआ 120 भी हो सकती है, अगर नॉर्मल हुआ 1 इतने भी हो सकती है, ठीक है। लेकिन वो तब आपको पता चलेगा जब आपको बेसिकली जब ब्लड का फ्लो दोबारा वापस आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि आप जब आप मरकरी को रिलीज करोगे ना तो आपकी दोबारा जो आर्टरी है ना वो दोबारा इस तरह से रिलैक्स हो जाएगी, और अंदर का प्रेशर और बाहर का प्रेशर सेम हो जाएगा, ठीक है। जैसे मान लो बाहर आपका प्रेशर कितना था 150, लेकिन जब आप प्रेशर थोड़ा रिलीज करोगे तो 120 हो जाएगा, ठीक है, और बाहर अंदर प्रेशर कितना था 120, ये नॉर्मल था मान लो। तो जब ये आपस में ऐसे होता है ना, जब सेम सेम प्रेशर होता है, तब वहाँ पे एक साउंड क्रिएट होती है, उस साउंड को दोबारा से हम मेजर कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि किस साउंड पे आके यहाँ पे हमें वॉइस आई है, मतलब साउंड आपको सुनाई देगी, ठीक है। तो उस साउंड पे से आप पता लगा सकते हो कितना बीपी है इंसान का, ठीक है। और एक और चीज़ देखो, हम एक बारी में नहीं पता लगा सकते कि उस इंसान का बीपी बढ़ा हुआ है, हमें 2-3 बार उसको लेना पड़ता है, ठीक है। 2 से 3 बार तो आपको लगातार, या आप बोल सकते हो एक इंटरवल पे आपको लेना, चेकअप करना पड़ता है बीपी का, तभी आप कहोगे कि भी उस बंदे को बीपी है। आप एक बार मेजर करके बोल दो कि इस बंदे का बीपी बढ़ा हुआ है, ऐसा नहीं होता है, एक टाइम के लिए चल जाता है। लेकिन अगर आपको पता लगाना है कि उसको सच में ही बीपी की प्रॉब्लम है, तो उसको आपको 2 से 3 बार तो देखना ही पड़ेगा, ठीक है। ये चीज़ पॉइंट याद रखना। अब ये चीज समझ आया सिस्टोलिक डायस्टोलिक। और देखो सिस्टोलिक बेसिकली क्या होता है, प्रेशर इनसाइड द आर्टरीज ड्यूरिंग द वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे उसके बाद ये कौन सा प्रेशर होता है, डायस्टोलिक। प्रेशर इनसाइड द आर्टरीज ड्यूरिंग द वेंट्रिकल डायलेशन, जब वेंट्रिकल डायलेट करेंगे, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन का हुआ, यहाँ पे डायलेट का हुआ, ठीक है, ये डायलेट का प्रेशर होता है डायस्टोलिक, ठीक है। डायलेशन से याद रखो डायस्टोलिक, ठीक है। और कॉन्ट्रैक्शन तो चलो आपको ये एक याद रह जाएगा, दूसरा तो अपने आप हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद मेजरिंग मशीन मैंने आपको बताया, स्पिग्नोमैनोमीटर होती है, ये तो सबको पता होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे बेसिक चीज़ें मैं आपको नहीं बता रही हूँ, आई होप आपको पता होंगी ऑलरेडी, थोड़ा हायर कंसेप्ट की तरफ मैं आपको लेके जा रही हूँ। अब जो आपका हार्ट रेट होता है वो 0.8 सेकंड का होता है, वन हार्ट रेट आपकी 0.8 सेकंड की होती है, सॉरी वो 0.8 सेकंड की आपकी वन हार्ट रेट होती है। और वन हार्ट रेट में वो 70 ml ब्लड पंप करते हैं, हार्ट हमारा 70 ml ब्लड पंप करता है वन हार्ट रेट, ठीक है। उसके बाद अगर हम 1 मिनट में देखें तो 1 मिनट में आपको पता ही 72 टाइम, ठीक है, ये नॉर्मल है, ये बिल्कुल नॉर्मल है। यहाँ पे अगर 70 ml हो रहा था एक बारी में, ठीक है, यहाँ पे 1 मिनट में 5 ml पर मिनट का, ये देखो 1 मिनट में 5 ml ब्लड हार्ट पंप कर रहा है, कैन यू इमेजिन, ठीक है। तो अब हमने देख लिया कि हाइपरटेंशन क्या होता है। सो अब हम यहाँ पे आपको पता है कि एक रीज़न इसके पीछे का था कि क्यों हाइपरटेंशन हो रहा है। जब भी हमारी आर्टरीज या मतलब वैसो कंस्ट्रिक्शन हो जाता है आर्टरीज में, ठीक है, जो कोरोनरी आर्टरी में स्पेशल बात कर रही हूँ कोरोनरी आर्टरी की, जब भी इसमें वैसो कंस्ट्रिक्शन होगा, ठीक है। अब वैसो कंस्ट्रिक्शन होने के बहुत सारे हजारों रीजन हो सकते हैं, एक रीजन नहीं है वैसो कंस्ट्रिक्शन का, ठीक है। जब भी वैसो कंस्ट्रिक्शन होगा तो यहाँ पे जो ब्लड है, जो ब्लड जहाँ से बह रहा था, इस तरह से फ्लो कर रहा था, उसका फ्लो कम हो जाएगा, तो यहाँ पे ब्लड फ्लो क्या हो गया, कम हो गया। जब भी ब्लड फ्लो कम होता है, आप याद रखना हमेशा, ब्लड क्या लेके जाते हैं, ऑक्सीजन कैरी करते हैं, न्यूट्रिशन कैरी करते हैं, तो जो ऑक्सीजन का लेवल है वो भी ऑटोमेटिक कम हो जाएगा, समझ रहे हो। ऑक्सीजन का ये हम बात कहाँ पे कर रहे हैं, कोरोनरी आर्टरी में, जो हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है,
ठीक है, यानी हार्ट का नुकसान होने वाला है इस टाइम पे। कोरोनरी आर्टरी में भी ब्लॉकेज हो गई भाई, कोरोनरी आर्टरी में वैसोकंस्ट्रिक्शन हो गई। तो इस केस में हार्ट की सेल्स को, मायोकार्डियल सेल्स को ऑक्सीजन भी नहीं मिलेगा। आपको पता है जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो आगे मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है भाई, सबको पता है ऑक्सीजन ना मिलने से क्या होता है, वहाँ पे सेल डेथ होने लगेगी। और जब भी ऑक्सीजन का लेवल कम होता है ना, उस कंडीशन को बोलते हैं एंजाइना पेक्टोरिस। समझ रहे हो, हार्ट में एक कंडीशन चल रही है, ऑक्सीजन नहीं मिला, यानी फूड भी जो डिपेंड करता है ना, जो एटीपी बनता है ना हमारी बॉडी में, वो भी ऑक्सीजन के ऊपर डिपेंड करता है। जब फूड आपका सेल के अंदर आता है तो ऑक्सीजन लगेगा, ऑक्सीजन उसको यूटिलाइज करके एटीपी बनाएगा, एटीपी से आगे आप एनर्जी बनाओगे। जब ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगा, ब्लड सप्लाई अच्छे से नहीं होगा, ऑक्सीजन अच्छे से नहीं मिलेगा, तो यहाँ पे एटीपी नहीं बनेगा, एटीपी से एनर्जी नहीं आपको मिलेगी, बंदे को थोड़ा सा लेजी फील होगा, डेजीनेस फील होगा। ठीक है, तो इस तरह से एंजाइना पेक्टोरिस में आपको पता है एंजाइना पेक्टोरिस में क्या होता है, ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है। तो अब देखो यहाँ पे मैं आपको थोड़ी सी चीजें और बताने वाली हूँ। अब जैसे आपको पता चला कि ऑक्सीजन की कमी किससे होगा, एंजाइना पेक्टोरिस। ठीक है, अब मान लो हार्ट को ब्लड नहीं मिला, सॉरी हार्ट को, सही में हार्ट को ब्लड नहीं मिला। ठीक है, हार्ट को ब्लड क्यों नहीं मिला, क्योंकि कोरोनरी आर्टरीज में ब्लॉकेज हो गई थी, कोरोनरी आर्टरी में वैसोकंस्ट्रिक्शन हो गई थी। तो जब हार्ट को ब्लड नहीं मिलेगा तो उस कंडीशन को बोलते हैं कार्डिक इस्कीमिया। इस्कीमिया का मतलब क्या होता है कि जब ऑक्सीजन ना, ब्लड की सप्लाई अच्छे से ना होना। अब देखो ब्लड की सप्लाई अच्छे से नहीं होगी तो ऑक्सीजन अच्छे से मिलेगा, ऑक्सीजन जब ऑक्सीजन की सप्लाई कटेगी तो वहां पे एंजाइना पेक्टोरिस होगा। समझ रहे हो, उसके बाद ऑक्सीजन जब नहीं मिलती है तो क्या होगा, सेल जो होते हैं, मायोकार्डियम सेल जो होते हैं, वो डेथ उनकी हो जाती है। जब मायोकार्डियम सेल की डेथ होती है ना, उसको हम बोलते हैं मायोकार्डियल इन्फेक्शन। मायोकार्डियल इन्फेक्शन उसको हम बोलते हैं, जो भी आप इसको प्रोनाउंसिएशन करना चाहो, इनमें इन्फेक्शन फैक्शन, ठीक है, आप अच्छे से कर सकते हो। तो यहाँ पे सेल डेथ की वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है, थर्ड नंबर वाली। ठीक है, अब देखो ऑक्सीजन, ब्लड की सप्लाई कम हुई, ऑक्सीजन कम हुआ और फिर सेल की डेथ हो गई अल्टीमेटली। ठीक है, अब सेल की डेथ हो गई, समझो हार्ट जो था, हार्ट में जो वो कॉन्ट्रैक्शन हो रही थी वो मायोकार्डियल सेल की वजह से ही हो रही थी। अब मायोकार्डियल सेल की डेथ हो गई, अब मायोकार्डियल सेल कैसे अपना फंक्शन शो करेगा आगे। ठीक है, समझ रहे हो, तो मान लो एक बार में हार्ट 70 ml आगे ब्लड पंप कर रहा था, ये नॉर्मल कंडीशन में हम बात कर रहे हैं। तो अब क्या होगा, अब सेल तो डेथ हो गई उनकी, अब डेथ होने की वजह से कि ये 70 ml ब्लड पहुंचा पाएगा 0.8 सेकेंड में, अभी तो कम हो जाएगा। इट मीन्स जब 70 ml से, अब देखो ऐसा तो नहीं है ना कि 70 ml से ज्यादा ब्लड पहुंचाएगा, नहीं, ज्यादा कब पहुंचाता है, जब हम ज्यादा वर्कलोड करते हैं, कुछ ज्यादा काम करते हैं, तब 70 ml से ज्यादा पहुंचाता है। लेकिन जब 70 ml से कम हो जाए, ये नॉर्मल है, 70 ml जाना ही चाहिए, इससे कम हुआ तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो अब क्या होगा, मान लो हमारे हार्ट के सेल तो मर चुके हैं, तो हार्ट अच्छे से पंप नहीं कर पा रहा है, पहले हार्ट के सेल जिंदा थे, अब मर चुके हैं, अब इस आराम आराम से पंप करेंगे। तो यहाँ पे पहले जो 70 ml जा रहा था वो 69 हो सकता है, ठीक है, वो 68 भी हो सकता है, तो कम हो रहा है। मैं ये नहीं कह रही कितना हो रहा है, लेकिन कम हो रहा है, 70 से नहीं कम हो रहा है। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं, यानी हार्ट जो है 70 ml ब्लड पहुंचाने में फेल हो गया है, तो उसको हम बोलते हैं हार्ट फेलियर। तो हार्ट फेलियर कब होगा, जब 70 ml ब्लड नहीं जाएगा 0.8 सेकेंड में, इससे कम जाएगा तो उसको हम बोलते हैं ACH, सॉरी CHF, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, यानी हार्ट फेलियर को हम बोलते हैं। ठीक है, यही होता है वो। उसके बाद देखो मैंने आपको बोला था, अब सेल तो डेड है इस टाइम पे। ठीक है, अब जो सेल 0.8 सेकेंड में अपना पंपिंग कर रहा था, कि 0.8 सेकेंड में कर पाएगा वो, अब सेल तो डेथ हो रखी सेल की, तो यानी अब सेल का जो टाइमिंग है वो भी आगे पीछे हो जाएगी, तो ये 0.8 से आगे पीछे हो जाएगा। तो यहाँ पे इस कंडीशन को बोलते हैं अरिथमिया। ठीक है, यानी यहाँ पर अरिथमिया में क्या हो सकता है, टाइमिंग जो है वो बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है, इस कंडीशन को हम बोलते हैं अरिथमिया। समझ रहे हो, तो ये सारी कंडीशन हम वन बाय वन पढ़ेंगे। सो अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स। अब देखो यहाँ पे आपके पास दो कंडीशन है, एंड हाई ब्लड प्रेशर एक ऐसे इंसान को भी हो सकता है जो पूरे दिन काम कर रहा हो, जो पूरे दिन मतलब बाहर वर्कर जो होते हैं ना, वर्कर्स वो पूरे दिन काम करते हैं, उनको भी ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है, उनको भी हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम हो सकती है। और जो एक अमीर इंसान है उसको भी ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है, यानी चाहे आप वर्कर हो चाहे रिच हो, जैसे मर्जी हो। अब मेरा मेन मोटिव ये नहीं है कि हाइपरटेंशन होता ही होता है, लेकिन यहाँ पे कहने का मतलब है कि ऐसे इंसान, अब रिच इंसान से क्या समझते हो आप, जो पूरे दिन बैठा हो चेयर पे, कुछ काम ना करो, खा रहा है पिया आराम से, तो रिच इंसान का मतलब ये है। अब रिच इंसान, ये आपकी डेफिनेशन अलग हो सकती है। तो
अगर मान लो कोई इंसान प्रॉपर तरीके से डाइट ले रहा है, एक्सरसाइज अच्छे से कर रहा है, फिजिकल एक्टिविटी अच्छी है, सब कुछ नॉर्मल है, ज़्यादा आगे पीछे नहीं है, ऊपर नीचे नहीं है, सब कुछ नॉर्मल है, तो हम बोल सकते हैं कि उसकी जो बॉडी है वो हेल्दी रहेगा, ठीक है। लेकिन वर्कर्स क्या करते हैं, जैसे वर्कर्स का मेरे कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो वर्कर है वो ज़्यादा काम करते हैं, ठीक है, फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा करते हैं, तो इस केस में भी उन वर्कर्स को हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम हो सकती है। कैसे हो सकती है, अब मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करती हूँ। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, वर्कर्स क्या होते हैं, वो बहुत ज़्यादा काम करते हैं, वर्क टाइमिंग उनकी ज़्यादा होती है, ठीक है। जब वर्क टाइमिंग ज़्यादा होगी तो उनकी एटीपी बहुत ज़्यादा लगेगी, सिंपल सी चीज़ है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, जब एटीपी ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, क्यों, क्योंकि उनको काम ज़्यादा करना पड़ रहा है। और फूड, चलो फूड तो आप खा ही रहे हो नॉर्मली, लेकिन अब ब्लड में क्या हुआ, देखो यहाँ पे जब ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा बढ़ी, क्योंकि एटीपी ज़्यादा चाहिए, एटीपी को बनाने के लिए ऑक्सीजन भी चाहिए। फूड कैसे यहाँ से यूटिलाइज होगा, ऑक्सीजन की हेल्प से होगा ना। तो जब ऑक्सीजन की सप्लाई हमें ज़्यादा करवानी पड़ेगी, तो ऑक्सीजन की सप्लाई कौन करवाएगा, ब्लड करवाएगा, तो ब्लड ज़्यादा आना चाहिए। अब ब्लड को पंप कौन करवाता है, हार्ट करवाता है, समझ रहे हो, हर चीज़ कनेक्ट है आपस में। यहाँ पर जब ब्लड को कौन कराएगा प्रेशर से, वो कौन पंप करवाएगा, हार्ट ही करवाएगा ना। तो इट मीन्स हार्ट के ऊपर फंक्शन, हार्ट का जो काम है वो बढ़ गया। अगर हार्ट एक बारी में 72 टाइम्स हार्ट बीट कर रहा था, तो अब उसको ज़्यादा करना पड़ेगा, हो सकता है उसको 80 भी करना पड़े, हो सकता है उसको 90 भी करना पड़े, क्योंकि वर्क बढ़ गया है भाई, समझ रहे हो यहाँ पे। तो एक टाइम पे अगर हार्ट एक मिनट में 5 लीटर ब्लड सर्कुलेट कर रहा था एक मिनट में, वो भी 72 बार जब उसका हार्ट रेट था। अब उसका हार्ट रेट बढ़ा, अब उसको 5 की जगह 6 या 7 करना पड़ जाए, समझ रहे हो। तो यानी हार्ट रेट है, हार्ट का जो वर्कलोड है वो ज़्यादा बढ़ गया। अब इस कंडीशन में क्या होगा, देखो यहाँ पे 70 हार्ट रेट हो गई अब, तो यानी बीपी बढ़ चुका है, हार्ट को जल्दी पंप करना पड़ेगा, यानी ब्लड प्रेशर बढ़ चुका है, ब्लड प्रेशर बढ़ गया है। अब देखो जब बीपी बढ़ता है तो हार्ट रेट बढ़ा, ठीक है, तो एंड में तो बीपी बढ़ गया ना। मैं कहना यही चाहती थी कि कैसे वर्कर्स में इस तरह से, मतलब वर्कर्स में कैसे बीपी बढ़ा है, तो ये रीज़न है उसका, ठीक है। तो यहाँ पे हार्ट रेट बढ़ा, अब इस हार्ट रेट को कैसे मैनेज करें। अब हार्ट रेट को मैनेज करने के लिए हमारे पास क्या होते हैं, बीटा 2 रिसेप्टर होते हैं। बीटा 2 रिसेप्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं हार्ट रेट को बढ़ाने के लिए। इन बीटा 2 रिसेप्टर को ब्लॉक कर दो। हम क्या करेंगे, बीटा 2 रिसेप्टर है, बीटा 2 नहीं, बीटा 1 रिसेप्टर, सॉरी यार, बीटा 1 रिसेप्टर को ब्लॉक कर दो। बीटा 1 रिसेप्टर को ब्लॉक करने से क्या होगा, ये हार्ट रेट को हम कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि बीटा 1 रिसेप्टर की वजह से हार्ट रेट बढ़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे बीटा 1 ब्लॉकर्स एक ड्रग्स आपको समझ आ गई। अभी हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन 1 बाय 1, हम इसको कैलकुलेट करते जा रही हूँ। तो सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट क्लासिफिकेशन आई है बीटा 1 ब्लॉकर्स की, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि रिच कोई पर्सन है और रिच पर्सन में कैसे बीपी हो सकता है। अब रिच पर्सन में बीपी होने का कारण क्या है, मान लो मैंने आपको ये कंडीशन पहले भी बता चुकी हूँ, आपको इजी समझ आ जाएगी। मान लो रिच पर्सन क्या है, वो बहुत खाता है, ठीक है, आराम से बैठा रहता है, कोई वर्किंग नहीं करना, कुछ नहीं करना। तो अब यहाँ पे क्या होगा, जो लिपिड है, लिपिड जाएगा ब्लड में जाने के बाद आपको पता ही है वहाँ पे एथीरियोस्क्लेरोसिस हो जाएगा, यानी आर्टरीज के अंदर, कोरोनरी आर्टरीज के अंदर आपका जो लिपिड का एक्यूमुलेशन है वो हो जाएगा, ऐसे लिपिड चिपक जाएगा, डायमीटर कम हो जाएगा, ब्लड को जो स्पेस, जो ब्लड फ्लो था वो कम हो जाएगा। ब्लड फ्लो कम होगा, यानी नॉर्मल तो ब्लड फ्लो इतना होना चाहिए 5 लीटर एक मिनट में, लेकिन यहाँ पे बीपी बढ़ जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, ब्लड जब फ्लो होने से, मतलब इस तरह से फ्लो नहीं हो पाएगा, तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होगी ताकि ब्लड आगे बढ़े, ठीक है। तो इस कंडीशन में बीपी बढ़ रहा है, यहाँ पे समझ रहे हो बीपी क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होगी, तो प्रेशर एकदम से बढ़ेगा पीछे से, ठीक है। अगर आप एक पाइप को दबा दो, पानी चलते हुए पाइप को दबा दो, तो आपको लगेगा, आप देखना कितना प्रेशर उसको इसमें क्रिएट हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे अपने वेन्स को डायलेट कर दिया, आर्टरीज को डायलेट कर दिया, आर्टरीज से डायलेट होंगी तो प्रेशर ऑटोमेटिक बढ़ेगा। तो यहाँ पे ऑटोमेटिक प्रेशर बढ़ रहा है अमीर लोगों में भी, ठीक है। उसके बाद देखो इसका ट्रीटमेंट क्या है, यहाँ पे वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट हो रही थी, तो यहाँ पे वेसल डायलेट दे दो यार, डायलेट होगा, डायलेट होने से क्या होगा, जो प्रेशर बन रहा था ब्लड प्रेशर वो कम हो जाएगा। तो एक क्या आ गया हमारे पास, वेसोडायलेटर, ठीक है। देखो पहला हमने क्या पढ़ा, बीटा 1 ब्लॉकर, दूसरा वेसोडायलेटर पढ़ लिया। अभी अल्फा 1 ब्लॉकर्स कैसे होते हैं, देखो एक और चीज़ याद रखना, जो अल्फा 1 होता है ना, अल्फा 1 रिसेप्टर होता है, वो रिस्पॉन्सिबल होता है वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन के लिए। एक रीज़न ये भी हो सकता है, अल्फा 1 वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करवाता है, ये चीज़ याद रखनी है आपको,
ये याद रखने की चीज़ें ही हैं। मैं जो बीटा 1 है ब्लॉकर्स है, वो आपको याद रखना है कि वो हमारे यहाँ पे जो बेसिकली वैसो हार्ट रेट को बढ़ाता है। आपने सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में पढ़ा होगा, तो ये हार्ट रेट को बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो उनका एक अपोजिट उनको दे दो मेडिसिन, तो इससे कम हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे क्या करो, अल्फा 1 रिस्पॉन्सिबल था वैसोकंस्ट्रिक्शन के लिए, इसको ब्लॉक कर दो। ऐसी ड्रग दे दो कोई जो इसको ब्लॉक कर दे रिसेप्टर को। जब ब्लॉक हो जाएगा तो कैसे वैसोकंस्ट्रिक्शन होगा, तो यहाँ पे वैसो डायलेट हो जाएगा। डायलेट होने से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, अब एक और चीज़ देखो यहाँ पे, नेक्स्ट हमारे पास ड्रग आती है अल्फा 2। अल्फा 2 क्या होता है बेसिकली, अल्फा 2 जो रिसेप्टर होता है ना, ये इसको हम ऑटो रिसेप्टर बोल देते हैं। ऑटो रिसेप्टर में बेसिकली क्या होता है, मान लो जो न्यूरॉन थे, देखो मैं आपको दिखाती हूँ, मान लो तो न्यूरॉन है, ये इस तरह से है न्यूरॉन, दोबारा बनाती हूँ, इस तरह से जाके ये होता है ना, यहाँ पे ऑटो रिसेप्टर होते हैं, इस तरह से ऑटो रिसेप्टर। ठीक है, अब जो यहाँ से इस तरह से केमिकल रिलीज हो रही है, जैसे यहाँ पे एक केमिकल होता है नोर एड्रेनलिन के नाम से, नोर एड्रेनलिन, ये सुना होगा आपने। ये नोर एड्रेनलिन इस वेसिकल से रिलीज होता है, और यहाँ पे आपके पास क्या है, अल्फा 2 रिसेप्टर है। अल्फा 2 क्या होता है, ऑटो रिसेप्टर होता है। ऑटो रिसेप्टर काम क्या होता है बेसिकली, जो ये रिलीज करवा रहा है ना, इसी रिलीज को अपने आप से बंद करवा देना। समझ रहे हो, यानी ऐसा होता है ना, घर का विधि लंका डाय, सिंपल है ये चीज। अल्फा 2 को बोलते हैं घर का विधि लंका डाय। ठीक है, तो इसे याद रखना है इसको। तो इसमें क्या होता है, अल्फा 2 में बेसिकली ऑटो रिसेप्टर क्या करेगा, ये इसी रिलीज को अपने ही रिलीज को रोक देगा। जी नोर एफ्रिन यहाँ से रिलीज हो रहा है, ये ऑटोमेटिक इसको ही जाकर रोक देगा। अभी नोर एड्रेनलिन क्या करता है, जब नोर एड्रेनलिन रिलीज होता है तो ये अल्फा 1 से बाइंड करता है। अल्फा 1 रिसेप्टर देखो, ये अल्फा 1 रिसेप्टर, ये अल्फा 1 वैसोकंस्ट्रिक्शन पता है क्यों कर रही है, ये नोर एड्रेनलिन की वजह से कर रहे हैं, और नोर एड्रेनलिन का रिलीज वेसिकल से होता है। ठीक है, अब ये अल्फा 2 पे जाएंगे और यहाँ पे वैसोकंस्ट्रिक्ट करेंगे। समझ रहे हो, उसके बाद देखो क्या होगा। अब देखो ये जो अल्फा 2 था, ये अल्फा 2 क्या कर रहा था, इसके रिलीज को रोक रहा था। ऑटो मतलब इसको ऑटोमेटिक ऑटो रिसेप्टर है ना, ये अपने आप इसको रिलीज को रोक रहा है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे अल्फा 2 एगोनिस्ट देना है, नॉट ब्लॉकर्स, क्योंकि अल्फा 2 क्या कर रहा है, नोरेड्रेनालिन को रोक रहा है। ठीक है, रिलीज होने से। अब नोरेड्रेनालिन निकलेगा तो क्या होगा, ऑटोमेटिक अल्फा 2 भी नहीं एक्टिवेट होगा, और यहाँ पे वैसोकंस्ट्रिक्शन नहीं होगा। तो हमें ऐसी ड्रग्स देनी है जो अल्फा 2 को एक्टिवेट कर दे, और ज़्यादा एक्टिवेट करे। तो यहाँ पे हम ऐसी ड्रग देंगे जो एक्टिवेट करेगी। तो यहाँ पे प्लस का साइन एक्टिवेशन को दिखा रहा है। तो हमें अल्फा 2 एगोनिस्ट देना है, नॉट ब्लॉकर्स, ये चीज़ याद रखना। अल्फा 2 एगोनिस्ट, इसको हम सेंट्रल सिम्पथोलाइटिक ड्रग भी बोलते हैं, सेंट्रल सिम्पथोलाइटिक ड्रग्स। तो देखो अल्फा 2 ये हो गया आपकी क्लासिफिकेशन। और एक ऐसी ड्रग्स भी होती हैं जो अल्फा और बीटा दोनों को ही ब्लॉक करती है। समझ रहे हो, जो अल्फा बीटा दोनों को ही ब्लॉक करती हैं, ऐसी ड्रग्स पढ़नी है। उसके बाद कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। अब ये क्या होता है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, ऐसा आप ऑलमोस्ट पढ़ चुके हो कैल्शियम क्या होता है। अब यहाँ पे देखो, जो ये आपकी आर्टरीज हैं, ठीक है, यहाँ पे आर्टरीज में सेल्स है इस तरह से। अब इन सेल्स में, इस सेल्स को आपको यहाँ पे इस तरह से रिप्रेजेंट कर रही है, ये सेल आपका आर्टिकुलर सेल है। इस सेल में क्या हो रहा है, बाहर से कैल्शियम जो वो अंदर आ रहा है। जब भी बाहर से कैल्शियम अंदर आता है तो यहाँ पे हाइपर डीपोलराइजेशन हो जाती है, यानी सेल जो है वो हाइपर एक्टिवेट हो जाता है, एक्शन पोटेंशियल यहाँ पे जनरेट हो जाता है। इसको हम बोलते हैं हाइपर डीपोलराइजेशन। जब हाइपर डीपोलराइजेशन हो रहा है तो यहाँ पे और कंट्रैक्शन होगा। तो यहाँ पे देखो सेल्स में ये एक्टिव हो गया है, तो सेल और एक्टिव हो जाएंगे और कॉन्ट्रैक्शन करेंगे। तो कॉन्ट्रैक्शन होने के बाद इस तरह से आपके आगे जाके वेन हो जाएगी। तो यहाँ इसको बोलते हैं वैसोकंस्ट्रिक्शन। तो इस एक तरह से जो कैल्शियम भी है ना, कैल्शियम ये रिस्पॉन्सिबल है वैसोकंस्ट्रिक्शन के लिए, बीपी बढ़ाने के लिए। तो इस केस में हम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स भी देते हैं। समझ रहे हो, तो इस तरह से आपकी सारी ड्रग्स हो गई हैं। इसके अलावा और भी ड्रग्स है, मैं आपको, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत लंबा लेक्चर हो गया है, तो इसका जो नेक्स्ट पार्ट है हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं। और जो ये ड्रग का टेबल है ना, ये ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, बस आपको ड्रग्स को लर्न करना है। मैंने ऑलमोस्ट सबका मैकेनिज्म एक्शन बता दिया है। उसके बाद मैं हर एक ड्रग्स को यहाँ पे आपको बताने वाली हूँ क्या कौन कौन सी ड्रग कैसे पढ़नी है आपको। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय गाइस।